गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th बायोलॉजी में लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए, इस पाचन तंत्र को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम जो हमारे सिलेबस में संशोधन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें 40% कमी की गई है। जो टोटल सिलेबस था उसमें आपके 40% सिलेबस क्या हो गया है, आपका कम हो गया है। तो हमारे बायोलॉजी में भी कुछ चैप्टर्स हटे हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ टॉपिक्स हटे हैं। तो हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से हमारा एक तो लेसन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, आवर्त बीजी पादपों में जनन वाला। आवर्त बीजी पादपों में कायिक एवं अलैंगिक जनन, जो इनिशियली फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, वो चैप्टर हमारे सिलेबस में से पूरा हट गया है। तो मैं यहाँ पे आपको उन चैप्टर्स के बारे में बता रही हूँ जो कम्प्लीटली आपके हट चुके हैं। कुछ टॉपिक्स जो हटे हैं, जब हम पढ़ते जाएंगे तब उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे कि हाँ, हमें ये टॉपिक्स अब नहीं पढ़ने हैं क्योंकि अभी सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। तो जस्ट मैं अभी आपको उन चैप्टर्स के बारे में बता रही हूँ जो कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। जैसे लेसन नंबर 1 हम बात करते हैं। लेसन नंबर हमारा 5 पादप जल संबंध, जिसमें हमने विसरण परासरण के बारे में, इनके बारे में अध्ययन किया था। तो पादप जल संबंध ये चैप्टर भी आपका पूरा हट चुका है। इसके अलावा लेसन नंबर 12, ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं था, नाइट्रोजन साइकिल वाला, नाइट्रोजन उपापचय, ये भी आपका पूरा हट चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं लेसन नंबर 14, जिसमें आपने बायोटेक्नोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हट चुका है। लेसन नंबर 17 इकोनॉमिक बॉटनी, यानी कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान। एवं मानव कल्याण, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीटली हट चुका है। इसके बाद बात करते हैं लेसन नंबर 19 प्रतिपालनीय कृषि। इसके बाद लेसन नंबर 21 जो भी हमने लेटेस्ट लास्ट पढ़ा है, अध्यावरणीय तंत्र मनुष्य का अध्यावरणीय तंत्र। लेसन नंबर 26 तंत्रिका तंत्र मनुष्य का। 27 लेसन नंबर, जिसमें हमने बात की है संवेदी अंगों के बारे में, मनुष्य के संवेदी अंग। लेसन नंबर 30 गति एवं चलन। लेसन नंबर 37 उत्परिवर्तन म्यूटेशन। इसके बाद लेसन नंबर 38 मानव जनसंख्या ह्यूमन पॉपुलेशन। और लास्टली हमारे पास है लेसन नंबर 41 एंड 42। 41 है हमारा प्राणियों का घरेलूकरण, जिसे हमने बोला है ग्राम्यन, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जीवों के संवर्धन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लाख कल्चर वगैरह। और लास्ट है हमारे पास जैव चिकित्सा की तकनीकें। ये टोटल चैप्टर्स आपके कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। अब जो आप पढ़ेंगे उनमें हमें इन चैप्टर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ हमारे और चैप्टर्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा पार्टीशन से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उनका हटा दिया गया है। इसकी आपको PDF सेंड कर दी जाएगी आपके ग्रुप पर। तो इनके बारे में और जो हमारा रह चुका है उनमें भी अब जो टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं। आपके 40% जो सिलेबस कम हुआ है उनमें हमारे ये चैप्टर्स पूरे कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हम पढ़ रहे थे लास्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, अब हमारे लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम पाचन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने मुख गुहा में पाचन और साथ ही साथ आमाशय में पाचन हम पढ़ चुके थे। हमने देखा था मुख गुहा में
जो कार्बोहाइड्रेट है आपका स्टार्च, इसे क्या कर दिया गया था, अल्फा सिमिक डेक्सट्रीन में और माल्टोज में। जो स्टार्च था इसे किस में कन्वर्ट कर दिया था, माल्टोज में और डेक्सट्रीन में। तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को अमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज और डेक्सट्रीन में परिवर्तित कर दिया था, ये हमने देख लिया था। और आमाशय में हमने देखा था कि प्रोटीन का पाचन हो रहा था किसकी उपस्थिति में, पेप्सिन की उपस्थिति में। और प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, साथ ही साथ प्रोटियोज और पेप्टोन में तोड़ दिया गया था। प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ दिया गया था। अब हम बात करेंगे किसकी, छोटी आंत की। छोटी आंत में कैसे पाचन होता है। आमाशय का भोजन क्या कहला रहा था, काइम। और जो मुख गुहा में था उसे हमने क्या बोल दिया था, बोलस। कि मुख गुहा से हम जिस भोजन को निगलते हैं वो तो क्या था, बोलस कहला रहा था। और आमाशय में HCl मिलने के बाद जो भोजन है अर्धतरल अवस्था में, उसे हमने क्या बोल दिया था, काइम। अब ये काइम क्या करेगा, आपका आमाशय से छोटी आंत में एंटर कर रहा था, ये छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है। अब देखिए छोटी आंत में किस तरीके से भोजन का पाचन होता है। तो छोटी आंत में देखिए आमाशय से क्या प्रवेश कर रहा है, काइम। और काइम का माध्यम कैसा है, HCl की उपस्थिति कारण अम्लीय। अब जब यह अम्लीय भोजन आपकी छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो इस HCl युक्त भोजन के कारण छोटी आंत की कोशिकाएं नष्ट हो सकती है। इसके लिए हमने बात की थी कि जो ब्रूनर की ग्रंथियां थी वो श्लेष्मा का स्त्रवण कर रही थी। किसका स्त्रवण कर रही थी, श्लेष्मा का। तो कुछ मात्रा में श्लेष्मा क्या करेगी, इस HCl के प्रभाव से बचाएगी। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि आपकी जो हमारी छोटी आंत है, इस छोटी आंत में क्या था, आपका जो यकृत है, यकृत ग्रंथि में पित्तरस का निर्माण हो रहा था। तो यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्तरस स्त्रवित किया जा रहा था, कहाँ पे, छोटी आंत में। और हमें पता है पित्तरस कैसा होता है, आपका क्षारीय। तो देखिए यहां से पित्तरस क्षारीय और यहां से काइम कैसा है, आपका अम्लीय। तो पित्तरस क्या करेगा, यहाँ पे जिस काइम ने प्रवेश किया था, कहाँ पे, छोटी आंत में, निर्मित कहाँ हुआ था काइम, आपका आमाशय में। इस काइम को क्या करेगा, ये उदासीन करने का काम करता है। तो अब जो छोटी आंत में भोजन है वो कैसा हो चुका है, उदासीन। पित्तरस क्षारीय, काइम कैसा हो गया, आपका अम्लीय। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या कर देंगे, आपकी उदासीनीकरण की रिएक्शन कर लेंगे। इसी के साथ साथ हमें पता है कि आपकी छोटी आंत में अग्नाशय की ग्रंथियां भी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आपका अग्नाशय रस भी कहाँ प्रवेश कर रहा है, छोटी आंत में। तो देखिए छोटी आंत में पित्तरस है, छोटी आंत में अग्नाशय रस ने भी प्रवेश किया और छोटी आंत में खुद का आंतरीय रस भी उपस्थित होता है। अब ये जो विभिन्न प्रकार के ये जो रस है, जैसे पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरीय रस, अब ये छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायता करेंगे। अब देखते हैं हम छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होगा। जो पित्त रस है इसमें तो कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें एंजाइम क्या होते हैं, आपके अनुपस्थित होते हैं। इसमें पित्त वर्णक और पित्त लवण उपस्थित होते हैं। ये पित्त वर्णक और पित्त लवण क्या करेंगे, वसा के पाचन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे, वसा के पाचन में, और वसा का पायसीकरण कर देते हैं। क्या कर देंगे, वसा का पायसीकरण कर देते हैं। किस प्रकार से वसा का पायसीकरण होगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की यकृत से। यकृत से जो पित्तरस आता है वो क्या करेगा, वसा के पायसीकरण में हेल्प करेगा, और इससे जो आपकी पायसीकृत वसा निर्मित होगी, यहां से जो पायसीकृत वसा आपकी निर्मित होगी, इस पायसीकृत वसा का क्या हो जाएगा, पाचन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या हुआ, वसा का पाचन हो गया। अब हम बात करते हैं अग्नाशय रस की। तो अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं जो कि निष्क्रिय रूप में होते हैं। कैसे होंगे, निष्क्रिय रूप में। और ये निष्क्रिय एंजाइम आंत्र रस की उपस्थिति में, आंत्र रस में क्या होगा, आपका एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, एंटेरोकाइनेज एंजाइम।
और जो प्रोटीन के पाचन करने वाले निष्क्रिय एंजाइम इन्हें क्या कर देगा, सक्रिय कर देता है, और यहाँ पे प्रोटीन का पाचन भी हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए भी क्या पाए जाते हैं, आपके आंतररस में अमाइलेज एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसे हमने क्या बोल दिया है, आंतरीय अमाइलेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए यहाँ पे क्या पाया जाएगा, अमाइलेज एंजाइम। तो अब हम देखते हैं छोटी आंत का पाचन। ये तो हमने यहाँ का छोटी आंत के पाचन में बेसिक देख लिया। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का कैसा पाचन हो जाएगा, पूर्ण पाचन हो जाएगा। और इसका भी जो मैक्सिमम पार्ट है वो छोटी आंत के पहले भाग अर्थात ग्रहणी में संपन्न होता है। पहला पॉइंट, छोटी आंत में भोजन का क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन। दूसरी बात, इसमें क्या क्या होंगे आपके पास, पित्तरस भी शामिल होगा यहाँ पे आपके छोटी आंत में, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, अग्नाशय रस भी उपस्थित होगा। और ये पित्त रस और अग्नाशय रस क्या करेंगे, भोजन को उदासीन करने का काम करते हैं। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को अपने सरलतम अणुओं में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाएगा, अपने सरलतम अणुओं में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को पता है हमें कि इसके पास मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है, तो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और फैट को आपके ग्लिसरॉल में और वसी अम्ल में तोड़ दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से छोटी आंत में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं छोटी आंत में पाचन की। तो छोटी आंत में वसा के पाचन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रोटीन के पाचन को पढ़ेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को भी हम इसमें देखेंगे। वसा का पाचन ना तो मुख में होता है, मुख गुहा में भी वसा का पाचन नहीं होता है, और ना ही हमारे जो आमाशय में लाइपेज है, आमाशय जो लाइपेज एंजाइम था वो कैसा था हमारा, निष्क्रिय अवस्था में। तो ये भी वसा का पाचन नहीं करता है। वसा का पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत में। कहाँ पे होता है वसा का पाचन, छोटी आंत में। अब देखिए वसा का पाचन कैसे होता है। सबसे पहले जो वसा के बड़े अणु हैं, ये किसकी क्या है, आपका वसा का एक बड़ा अणु। इस वसा के बड़े अणु के पास पित्त रस एकत्रित होकर हो जाता है। पित्त रस जो बाइल जूस है, इस फैट के चारों तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या करेगा, इस वसा के बड़े अणुओं को वसा के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ये क्या है, आपके वसा के लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिन्हें क्या करेगा, ये छोटे अणुओं में तोड़ देगा। इस जो प्रक्रिया, इसे हम बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोला जाता है इसे, पायसीकरण। और अब ये जो वसा प्राप्त हुई, इसे क्या बोल दिया हमने, पायसीकृत वसा। तो वसा के पाचन में सबसे पहले वसा का पायसीकरण होता है, और वसा के पायसीकरण में क्या होता है कि वसा के अणु के चारों तरफ पित्तरस आके एकत्रित हो जाता है। क्या एकत्रित हो जाएगा, पित्तरस आके एकत्रित हो जाएगा, और वसा के बड़े अणुओं को वसा के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इस क्रिया को हमने क्या बोल दिया है, पायसीकृत वसा। और प्रक्रिया क्या हो गई है, ये पायसीकरण की। अब ये जो पायसीकृत वसा है, जो वसा के छोटे अणु है, इस पायसीकृत वसा के ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है, कौन सा लाइपेज है, ये अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम। तो यह अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम इसके ऊपर सक्रिय होगा और वसा का पाचन कर देगा। वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो कैसे देखा हमने वसा का पाचन, सबसे पहले वसा का पायसीकरण होगा, और ये जो पायसीकृत वसा है, इस पायसीकृत वसा के ऊपर अग्नाशय का लाइपेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। नॉर्मल वसा के ऊपर लाइपेज एंजाइम सक्रिय नहीं होता है, किसके ऊपर काम करेगा, पायसीकृत वसा के ऊपर ये काम करता है। तो जैसे ही हमें पायसीकृत वसा प्राप्त होती है, अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम सक्रिय हो जाएगा और वसा का पाचन करके वसा को अपने एकलक अणुओं में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस तरीके से छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन की। तो देखिए, हमने देखा था कि आमाशय में हमारे पास पेप्सिनोजन था, जो पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के इसने प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीओज और पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया था। अब हमारे पास
काइम से जो प्रोटीन पहुंचेगी वो किस अवस्था में पहुंच रही है? पॉलीपेप्टाइड के रूप में, प्रोटीओज के फॉर्म में और पेप्टोन के फॉर्म में। अब इस प्रोटीओज, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? अमीनो एसिड्स में, क्योंकि जो प्रोटीन है वो किसकी बनी हुई है? अमीनो एसिड्स की। अब देखते हैं किस तरीके से ये काम होता है, किस तरीके से इस प्रोटीन का पाचन होता है। तो देखिए, छोटी आंत में अग्नाशयी रस से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कहाँ प्रवेश करते हैं? छोटी आंत में। इनके पास जो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं सामान्यतः किस अवस्था में होते हैं? ये निष्क्रिय अवस्था में। किस अवस्था में होंगे ये? निष्क्रिय अवस्था में। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन, ये अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोएलास्टेज। ये एंजाइम कहाँ पे उपस्थित होंगे? हमारे अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं। ये चारों के चारों एंजाइम कहाँ उपस्थित है? अग्नाशयी रस में। और अग्नाशयी रस में किस अवस्था में उपस्थित होंगे? ये निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं। जैसे ही ये छोटी आंत में पहुंचते हैं तो छोटी आंत में इन्हें सक्रिय किया जाता है और उसके बाद प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तो देखिए, जो ये ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, जैसे ही छोटी आंत में पहुंचेगा तो छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या नाम है? ईके का फुल फॉर्म क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? ईके से क्या मतलब है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ उपस्थित होगा? आपके आंत्र रस में। तो आंत्र रस में जैसे ही ट्रिप्सिनोजन अग्नाशय से आंत्र रस में पहुंचेगा तो आंत्र रस का एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय था, लेकिन ये ट्रिप्सिन कैसा हो गया? सक्रिय हो गया। और जैसे ही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है तो इस ट्रिप्सिन की उपस्थिति में बाकी जो शेष एंजाइम है, इस ट्रिप्सिन के सक्रिय होने से क्या होगा कि जो काइमोट्रिप्सिनोजन था, जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज था और जो प्रोएलास्टेज था, ये अपनी निष्क्रिय अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सक्रिय अवस्था में। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिन में। प्रो का मतलब है जो निष्क्रिय अवस्था में है, तो जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। और जो प्रोइलास्टेज है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलास्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन एंजाइमों की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास क्या उपस्थित था? छोटी आंत में क्या पहुंचा था हमारे पास? पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीओज और पेप्टोन। अब इन पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीओज और पेप्टोन को क्या करेंगे हम? इस ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज के प्रेजेंस में क्या करेंगे? तोड़ा जाएगा। तो देखते हैं इसे हम किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होगा। तो देखिए, प्रोटीन किस फॉर्म में पहुंचा? छोटी आंत में पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीओज और पेप्टोन के फॉर्म में। अब क्या करेंगे? ये जो पॉलीपेप्टाइड है, तो देखिए, अब जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बचे, इसके अलावा जो प्रोटीओज थे और जो पेप्टोन थे, जैसे ही अग्नाशय रस के एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, और कौन कौन से एंजाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ट्रिप्सिन की और काइमोट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में ये पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीओज और पेप्टोन क्या होंगे? छोटे पॉलीपेप्टाइड में जो बड़ी श्रृंखला थी पॉलीपेप्टाइड की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? छोटे पॉलीपेप्टाइड में। इसके साथ ही साथ ट्राइपेप्टाइड में और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो लंबी श्रृंखलाएं थी वो आपकी छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो हमारे पास ये जो डाई और ट्राइपेप्टाइड हमें मिले हैं, या जिसे हम कह सकते हैं जो हमें छोटे पॉलीपेप्टाइड मिले हैं, प्रोटीन की जो छोटी श्रृंखलाएं मिली है, ये छोटे पॉलीपेप्टाइड, हमारे पास एक और एंजाइम था जिसका नाम क्या था? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इस कार्बोक्सीपेप्टिडेज की उपस्थिति में, इस कार्बोक्सीपेप्टिडेज की जैसे ही प्रेजेंस मिलेगी इन्हें, तो ये क्या करेंगे? आपके
अमीनो अम्ल में टूट जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ कुछ आपको छोटी छोटी डाइपेप्टाइड के अणु भी मिल जाएंगे। तो देखिए हमें पता है कि जो प्रोटीन की श्रृंखला है, जो चेन है प्रोटीन की, वो बहुत सारे अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनती है। तो जिन अमीनो अम्ल से मिलकर आपका प्रोटीन निर्मित हुआ था वो अमीनो अम्ल आपको छोटी आंत में प्राप्त हो चुके हैं और इससे ज्यादा हम प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन भी हो जाता है। हमारे पास कुछ प्रोटीन के तंतु भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि इलास्टिन तंतु हो गया। इलास्टिन और कोलेजन ये दो मुख्य तंतु पाए जाते हैं। तो ये जो इलास्टिन तंतु है ये इलास्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाएगा। हमारे पास जो प्रो इलास्टेज था जिसे हमने इलास्टेज में कन्वर्ट किया था, तो वो इलास्टेज क्या करेगा? इस इलास्टिन तंतुओं को किसमें तोड़ देगा? अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो इस तरीके से हम प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के पाचन को भी कंप्लीट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि देखिए हमारे खाने में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, वाटर और विटामिन्स होते हैं। इनमें से मिनरल्स को, वाटर मॉलिक्यूल को और विटामिन्स को तो सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। प्रोटीन का पाचन हमने देख लिया पूर्ण, और फैट के पाचन के बारे में बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे पास छोटी आंत में जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो किसके फॉर्म में आएगा? डेक्स्ट्रीन की फॉर्म में और माल्टोज की फॉर्म में, क्योंकि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का अल्प मात्रा में या आंशिक मात्रा में पाचन हो चुका है। इसे पूर्णतः ग्लूकोज में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है यह हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।